दोस्तों आज आप लोगों के सामने कहानी लेकर के जो आया हूँ वो है माँ जल्दी आना। फैमिली कहानी है। विनीता अपनी माँ को क्यों साथ रखना चाहती थी, दिन के लिए पैदा किया था, इसी दिन के लिए। इसे पता भी है कितने बलिदानों के बाद हमने इसे पाया है। क्या क्या सपने संजाए थे बहू को लेकर, इसने एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। बाबूजी भी शायद मामले की गंभीरता को नहीं समझ पाए। अपने बेटे पर अति विश्वास को मां को दिलासा देते हुए बोला, मैं समझाऊंगा उसे, बच्चा है, समझ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यह सब क्षणिक आवेश है। मेरा बेटा है, अपने पिता की बात अवश्य मानेगा। माँ को भी बाबूजी की बातों पर और उससे भी ज़्यादा अपने बेटे पर भरोसा था। सो बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है मजाक कर रहा होगा। ऐसा नहीं कर सकता हुआ। हमारे अरमानों पर पानी नहीं फेरेगा हमारा बेटा। क्योंकि अगले दिन अनंत वापस दिल्ली चला गया था, सो बात आई और गई। पर अगली बार फिर जब अनंत आया तो बाबूजी ने एक लड़की वाले को भी आने का समय दे दिया था। अनंत ने उनके सामने बड़ा ही रूखा और तटस्थ व्यवहार किया और लड़की वालों के जाते ही माँ बाबूजी पर बिफर पड़ा। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने। जब मैंने आपको बता दिया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा, फिर इन लोगों को क्यों बुलाया? वह मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम करती है और यह रही उसकी फ़ोटो। कहते हुए अनंत ने एक पोस्ट कार्ड साइज की फ़ोटो टेबल पर पटक दी और अपने बेटे की बातों को कर्तव्य विमूढ़ सी सुन रही माँ ने लपक कर टेबल से फ़ोटो उठा ली। सामान से नए नेक्स और सावले रंग की लड़की को देखकर उनकी त्योरियां चढ़ गई और बोली, बेटा ये तो हमारे घर में पैबंद जैसे लगेगी। तुझे इसमें क्या दिखा जो लट्टू हो गया? माँ, मेरे लिए नए नेक्स और रंग नहीं बल्कि गुण और योग्यता मायने रखता है और यामिनी बहुत योग्य है। हाँ, एक बात और बता दूं कि यामिनी हमारी जाति की नहीं है। अनंत ने कुछ सहमते हुए कहा। अपनी जाति की नहीं है मतलब? बाबूजी गरजते स्वर में बोले, मतलब वह जाति से बर्मा है। अनंत ने दबे स्वर में कहा, बर्मा मतलब सुनार। यही दिन देखने को रह गया था हमें। ब्राह्मण परिवार में एक सुनार की बेटी बहू बनकर आएगी। वाह वाह, इसी दिन के लिए तो पैदा किया था तुझे। यह सब देखने से पहले मैं मर क्यों न गया? मुझे यह शादी कतई मंजूर नहीं है। बाबूजी आवेश और क्रोध से कांपने लगे। किसी तरह मां ने उन्हें संभाला। तो ठीक है, यह नहीं तो कोई नहीं। मैं आप लोगों की खुशी के लिए आजीवन कुमारा रहूंगा। अनंत अपना फैसला सुनाकर घर से बाहर चला गया था। उस दिन न घर में खाना बना और ना ही किसी ने कुछ खाया। प्रतिपल हंसी खुशी से गुंजायमान रहने वाले हमारे घर में ऐसी मनहूसियत छा गई कि सबके जीवन से उल्लास और खुशी ने मानो अपना मुंह ही फेर लिया। विवाहित होने के बावजूद हम बहनों को भी इस घटना ने कुछ कम प्रभावित नहीं किया था। माँ बाबूजी का दुख हमसे देखा नहीं जाता और भाई अपने पर अटल था। पर शायद समय से बड़ा मरहम कुछ और नहीं बड़ा होता है। कुछ ही माह में पुत्र मोह में डूबे माँ बाबूजी को समझ में आ गया था कि अब उनके पास बेटे की बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए जिस घर की बेटियों को उनकी मर्जी पूछे बगैर ससुराल के लिए विदा कर दिया गया था, उस घर में बेटे की इच्छा का मान रखते हुए अंतरजातीय विवाह के लिए भी
जोर शोर से तैयारियां की गई। अनंत जो है बाबूजी की कमज़ोर नस थी, सो उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। खैर गाजे बाजे के साथ हम सब यामिनी को हमारे घर की बहू बनाकर ले आए थे। सांवली रंगत और बेहद साधारण नए नक्श वाली वो लड़की थी। दोस्तों, अभी तक क्या आप लोगों ने कहानी सुना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब आगे की कहानी है। यामिनी गोरी चिट्ठी, लंबे कद काठी और बेहद सुंदर व्यक्तित्व के स्वामिनी अनंत के आसपास जरा भी नहीं ठहरती थी। पर कहते हैं ना कि दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। एक तो बड़ा जनरेशन गैप, दूसरे प्रेम विवाह, तीसरे माँ बाबूजी की बहू से आवश्यकता से अधिक अपेक्षा। इन सब के कारण परिवार के समीकरण धीरे धीरे गड़बड़ाने लगे थे। बहू के आते ही जब माँ बाबूजी ने अपनी जिंदगी से अपनी ही पेट जाई बेटियों को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका था, तो बेटे बहू के लिए तो वो स्वतः ही महत्वहीन हो गई थी। कुछ ही समय में बहू ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। अनंत और उसकी पत्नी यामिनी को परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी मतलब नहीं था। कुछ समय पूर्व ही यामिनी की डिलीवरी होने वाली थी। तब माँ बाबूजी गए थे अनंत के पास। नवजात पोते के मुंह में बड़ी मुश्किल से 1 माह तक रहे दोनों। तभी अनंत ने मुझसे उन्हें वापस भोपाल आने का उपाय पूछा था। मैंने भी यकीन प्राकेन उन्हें दिल्ली से भोपाल वापस आने के लिए राजी कर लिया था। अभी उन्हें आए कुछ माह ही हुए थे कि अचानक एक दिन बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया से कूच कर गए। वो इस दुनिया से चले गए। पीछे रह गई माँ अकेली। लोकलाज निभाते हुए अनंत ने माँ को अपने साथ ले गया वो, परंतु वहाँ के दम घोटू वातावरण और यामिनी के कटु व्यवहार के कारण वे वापस भोपाल आ गई। और अब तो पुनः दिल्ली जाने से वो साफ इनकार कर दिया। और सोने पे सुहागा यह कि अनंत और यामिनी ने भी माँ को अपने साथ ले जाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। मनुष्य का जीवन ही ऐसा होता है कि एक समस्या का अंत होता है तो दूसरी उठ खड़ी होती है और इसी तरह जीवन गुजरते रहता है। अचानक एक दिन माँ बाथरूम में गिर गई और अपना हाथ तोड़ बैठी। अनंत ने इतनी छोटी सी बात के लिए भोपाल आना उचित नहीं समझा। बस फोन पर ही हाल चाल पूछकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। ये आजकल के बेटे हैं। दोनों बड़ी बहनें तो विदेश में होने के कारण यूं भी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त थी। बची सो मैं। अनंत का रुख देखकर मेरे अंदर का बेटी का कर्तव्य भाव जाग उठा। फ्रैक्चर के बाद जब माँ को देखने गई तो उन्हें अकेला एक नौकरानी के भरोसे छोड़कर आने की मेरी अंतर आत्मा ने गवाही नहीं दी और मैं माँ को अपने साथ मुंबई लेकर आ गई। मैं कुछ और आगे की यादों में विचरण कर पाती तभी मेरे कानों में अमन का स्वर गूंजा। कहाँ हो भाई, खाना वाना मिलेगा, 9 बजने जा रहा है। मैंने अपने खुले बालों का जूड़ा बनाया और फटाफट किचन में जा पहुंची। देखा तो माँ ने रात के डिनर की पूरी तैयारी कर दी थी। बस केवल पराठे बनाने शेष थे। मैंने फुर्ती से गैस जलाई और सबको गर्मा गर्म पराठे खिलाए। सारे काम समाप्त करके मैं अपने बेडरूम में आ गई। अमन तो लेटते ही खर्राटे लेने लगे थे।
पर मैंने तो अभी अपने विगत से ही बाहर नहीं आ पाई थी। आज भी वह दिन मुझे याद है जब माँ को देखने गई। मैं वापस माँ को अपने साथ लेकर लौटी थी। मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए अमन ने माँ के आने पर उत्साह नहीं दिखाया था, बल्कि घर आकर तलक स्वर में बोले, यह सब क्या है बीनू? मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय तुम कैसे ले लिया? कैसे मतलब? अपनी माँ को अपने साथ लाने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? मैंने भी कुछ व्यंग्यात्मक स्वर में उत्तर दिया था। क्यों? अब क्यों नहीं ले गया इनका सगा बेटा इन्हें अपने साथ, जिसके लिए इन्होंने बेटी को तो क्या दामादों तक को सदैव नजरअंदाज किया। अमन आखिरी वो मेरी माँ है, वह नहीं ले गया तभी तो मैं लेकर आई हूँ। माँ है वो मेरी, ऐसे ही तो नहीं छोड़ दूंगी। मेरी बातें सुनकर अमन चुप तो हो गए, पर कहीं न कहीं अपनी बातों से मुझे जता गए कि माँ को यहाँ लाना उन्हें जचा नहीं। इसके बाद मेरी माँ अपने 20 सालों के वैवाहिक जीवन में मैंने अमन का जो रूप आज तक देखा वह मेरे सामने आ रहा था, जो मैंने रूप देखा नहीं था। घर आकर सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न था हमारे 2 बेडरूम में घर में माँ को ठहरने का। 10 वर्षीय बेटी अवनी के रूम में माँ का सामान रखा तो गया। अवनी एकदम बिदक गई। अपने कमरे में सामग्री की भांति अब तक एक छत्र राज्य करती आई अवनी नानी के साथ कमरा शेयर करने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया, तब कहीं मानी, पर रात को तो वो अपना तकिया और चादर लेकर उसने हमारे बेड पर ही अपने पैर पसार लिए कि आज तो मैं आप लोगों के साथ सोऊंगी, भले ही कल से नानी के साथ सो जाऊंगी। पर जैसे ही अमन सोने के लिए कमरे में आए तो अमनी को बेडरूम में देखकर चौंक गए। लो, अब प्राइवेसी भी नहीं रही। आज के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो, कल से तो अवनी नानी के साथ ही सोएगी। मैंने दबी आवाज़ में कहा कि कहीं माँ सुन न ले, ये बातें उनको बुरा लग सकती है। एडजस्ट ही तो करना है और कर भी क्या सकते हैं। अमन ने कुछ इस अंदाज में कहा मानो जो हो रहा है उन्हें लेस मात्र भी पसंद नहीं आ रहा, पर उन्हें इग्नोर करने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। माँ ने सुबह जल्दी उठने की आदत रही है, तो सुबह 5 बजे उठकर उन्होंने किचन में बर्तन खड़खड़ाने प्रारंभ कर दिए थे। मैं मुंह के ऊपर से चादर तान कर सब कुछ अनसुना करने का प्रयास करने लगी। अभी मेरी फिर से आंखें लगी ही थी कि अमन की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, बीनू ये मम्मी की घंटी की आवाज़ बंद कराओ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैंने लपक कर मुंह से चादर हटाई तो माँ की मंदिर की घंटी की आवाज़ मेरे कानों में भी शोर मचाने लगी। सुबह के सर्दी भरे दिनों में भी मैं रजाई में से बाहर आई और किसी तरह माँ की घंटी की आवाज़ को शांत किया। जब से माँ आई मेरे लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। 2 दिन बाद रात को जैसे ही मैं सोने की तैयारी कर रही थी, अवनी ने पिनपिनाते हुए बेडरूम में प्रवेश किया। मम्मी, मैं नानी के पास तो नहीं सो सकती और वो इतने खर्राटे लेती है कि मैं सो ही नहीं पाती। और वह रजाई तान कर सो गई। अमन का रात का कुछ प्लान था जो पूरी तरह चौपट हो गया था और वे मुझे घूरते हुए करवट लेकर सो गए थे। बस मेरी आंखों में नींद नहीं थी। अगले दिन अमन को जल्दी ऑफिस जाना था, पर जैसे ही वे सुबह उठे तो बाथरूम पर माँ का कब्जा था। उन्हें सुबह जल्दी नहाने की आदत जो थी। बाथरूम बंद देखकर अमन अपना आपा खो बैठे और वो कहने लगे, बीनू मैं लेट हो जाऊंगा, मम्मी से कहो हमारे ऑफिस जाने के बाद नहाया करें। उन्हें कौन सा ऑफिस जाना? अरे ऑफिस नहीं जाना है तो क्या हुआ बेटा, चाय तो पीनी है ना, और तुम जानते हो कि मैं बिना नहाए चाय भी नहीं पीती। माँ ने बाथरूम से
बाहर निकलते हुए कहा और सफाई देते हुए कहा, जिंदगी भर अपनी शर्तों पर जीती आई माँ के लिए स्वयं को बदलना बहुत मुश्किल था और अमन मेरे साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थे। इस सब के बीच मैं खुद को भी भूल गई थी। किसी तरह तैयार होकर लेट लेती बैंक पहुंचती और शाम को बैंक से निकलते समय दिमाग में बस घर की समस्याएं ही घूमते रहती। इससे मेरा भी काम प्रभावित होने लगा था। मेरी हालात ज़्यादा दिनों तक बैंक मैनेजर से छुपी नहीं रह सकी और एक दिन मैनेजर ने मुझे अपने केबिन में ही बुला ही भेजा। बैठो विनीता, क्या बात है? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। यदि ऐसी कोई समस्या है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो बताओ। अपने काम में सदैव परफॉर्मेंस को इम्पोर्टेंस देने वाली विनीता के काम में अब खामियां आ रही है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। सॉरी, अब मैं आगे से ध्यान रखूँगी, कहकर मैडम के केबिन से बाहर आ गई। क्या कहूँ मैडम से कि बेटियाँ कितनी भी पढ़ लिख ले, आत्मनिर्भर हो जाए, पर अपने माता पिता को अपने साथ रखने या उनकी जिम्मेदारियां उठाने के लिए पति का ही मुंह देखना पड़ता है। एक पति अपने पत्नी से अपने माता पिता की सेवा करवाना तो पसंद करता है, परंतु सास ससुर की सेवा करने में अपनी हेठी समझता है। समाज की इस दोहरी मानसिकता से अमन भी कहीं अछूता नहीं था और यदि वह चाहता तो माँ के साथ भली भांति तालमेल बैठाकर नित्य नई उत्पन्न होने वाली समस्याओं को काफ़ी हद तक कम कर सकता था। यो भी हम दोनों मिलकर अब तक के जीवन में आई प्रत्येक समस्या का सामना करते ही आए थे, परंतु जब से माँ आई है अमन ने उसे अकेला कर दिया। बीती यादों को सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह बेड के बगल की खिड़की के झीने पर्दों से आती सूरज की मध्यम रोशनी और चिड़ियों की चहचहाहट से उसका नींद खुल गई। तभी अमन ने चाय की ट्रे के साथ कमरे में प्रवेश किया। उठिए मैडम, मेरे हाथों की चाय से अपने संडे का आगाज कीजिए। और ओह क्या बात है, आज तो मेरा संडे बन गया। मैं फ्रेश होकर चाय का कप लेकर अमन के बगल में बैठ गई। तो आज संडे का क्या प्लान है मैडम? मम्मी और अवनी भी आते ही होंगे। मम्मा, आज हम लोग बंडरेला पार्क चलेंगे फॉर हॉलीडे इंजॉयमेंट। चलोगे ना मम्मा? और नानी भी हमारे साथ चलेगी। माँ के साथ बात करके लौटी अवनी ने हमारी बातें सुनकर संडे का अपना प्लान बताया। हाँ हाँ, हम सब चलेंगे। चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके सब तैयार हो जाओ। मेरे बोलने से पहले ही अमन ने घोषणा कर दी। पूरे दिन के एंजॉयमेंट के बाद लेट नाइट जब घर से लौटे तो सब थक कर चूर हो चुके थे, सो नींद के आगोश में चले गए और मुझे लेटते ही वह दिन याद आ गया जब माँ के आने के बाद एक दिन यूएस से अमन की माँ ने फ़ोन करके बताया कि अगले हफ्ते वो इंडिया वापस आ रही है। 4 साल पहले अमन के पिता का एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था। उसके बाद से उनकी माँ ने ही अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। अमन 2 ही भाई बहन हैं, जिनमें दीदी की शादी एक एनआरआई से हुई तो वह विवाह के बाद से ही अमेरिका में जा बसी। पिछले दिनों उनकी डिलीवरी के समय मम्मी
जी वहाँ गई थी और अब उनका वापसी का समय हो गया था, तो आ रही थी। दोनों बच्चे अपनी माँ से बहुत अटैच्ड हैं। उस दिन मैं बैंक से वापस आई तो अमन का मुंह फूला हुआ था। जैसे ही माँ सोसाइटी के मंदिर में गई थी वो फट पड़े। अब बताओ मेरी माँ कहाँ रहेगी? क्या सोचेगी वे कि मेरे बेटे के घर में तो मेरे लिए ही जगह तक नहीं है। आखिर इंडिया में है ही कौन मेरे अलावा जो उन्हें पूछेगा या उन्हें रखेगा? मैं क्या जवाब दूंगा? तुम्हारे तो और भी भाई बहन भी हैं, मैं तो एक ही हूँ ना मेरी माँ के लिए। अमन थोड़ी शांति तो रखो, आने दो मम्मी जी को, सब हो जाएगा। मैंने कहाँ मना किया है उनकी जिम्मेदारी उठाने से, पर अपनी माँ की जिम्मेदारी भी तो है मेरे ऊपर। यह कहकर कि भाई बहन उन्हें रखेंगे पास, मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? उन्हें आखिर मेरा भी तो पालन पोषण उन्होंने किया है। मेरी इतनी दलीलों में से एक भी शायद अमन को पसंद नहीं आई थी और वे अपने फूले मुंह के साथ बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगे थे। एक सप्ताह बाद जब सासू माँ आई तो मैं बहुत डरी हुई थी कि अब न जाने किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि मैं अपनी सास की समझदारी की शुरू से ही कायल रही हूँ, परंतु मेरी माँ को यहाँ देखकर उनकी प्रतिक्रिया से तो मैं अनजान ही थी कि क्या होगा, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे वे। मैंने सासू माँ के रहने का इंतजाम भी माँ के कमरों में ही कर दिया। माँ के कमरे में ही कर दिया था, जो अमन को पसंद तो नहीं आया था, परंतु 2 बेडरूम के फ्लैट में और कोई इंतजाम होना संभव ही नहीं था। मेरी माँ की अपेक्षा सासू माँ कुछ अधिक यंग, खुशमिजाज, समझदार और सकारात्मक विचारधारा की थी। मेरी भी उनकी अच्छी पड़ती थी, इसलिए तो उनके आने के दूसरे दिन अवसर देखकर अपनी सारी परेशानियाँ बयां करते हुए रो पड़ी थी मैं। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोली, तू चिंता मत कर, मैं कोई समाधान निकालती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उनकी अपेक्षा मेरी माँ का जीवन के प्रति उदासीन और नकारात्मक होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि पहले बेटे की चाह में बेटियों के कतार, फिर बेटे बहू की अपेक्षा। आखिर इंसान की सहने की भी सीमा होती है। परिस्थितियों ने उन्हें एकदम शांत, निरुत्साहित बना दिया था। वहीं सासू माँ के 2 बच्चे और दोनों ही वेल सेटल्ड थे। 2-4 दिन सब ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने अपने साथ माँ को भी मॉर्निंग वॉक पर ले जाना प्रारंभ कर दिया था। वापस आकर दोनों एक साथ पेपर पढ़ते हुए चाय पीती थी, जिससे अमन और मुझे अपने कुल मिलाकर सासू माँ के आने से मेरी कोई समस्याओं का अंत होने लगा था। सासू माँ को देखकर मेरी माँ भी पॉजिटिव होने लगी थी। एक दिन जब हम सुबह नाश्ता कर रहे थे तो सासू माँ बोली, विनीता आज से अवनी अपनी दादी नानी के साथ सोएगी। कितनी किस्मत वाली है कि दादी नानी दोनों का प्यार एक साथ लेगी। क्यों अवनी? हाँ माँ, अब से मैं आप दोनों से नहीं बल्कि दादी नानी के बीच में सोऊंगी। उन्होंने मुझे रोज एक नई कहानी सुनाने का प्रॉमिस किया है। अवनी ने भी चहकते हुए कहा वहाँ पे। और इस बात से अमन भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें उनका पर्सनल स्पेस वापस जो मिल गया था। सासू माँ के आने के बाद मैंने भी चैन की सांस ली थी और बैंक पर वापस ध्यान केंद्रित कर लिया था, अपने जॉब पे, जो बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। अब 3 माह तक हमारे बीच रहकर सासू माँ वापस कुछ दिनों के लिए दिल्ली चली गई थी, पर इन 3 महीनों में उन्होंने मेरे लिए जो किया वह मैं ताउम्र नहीं भूल सकती। सच में इंसान अपनी सकारात्मक सोच और समझदारी से बड़ी कोई भी समस्या को भी चुटकियों में हल कर सकता, जैसा कि मेरी सासू माँ ने किया था। माँ के मेरे साथ रहने पर भी उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा था, जब मेरी बेटी मेरा ध्यान रख सकती है तो मेरी बहू अपनी माँ का ध्यान क्यों नहीं रख सकती है।
और मुझे फक्र है अपनी बहू पर कि अपने 3 अन्य भाई बहनों के होते हुए भी उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा और निभाया। तभी तो उनके जाने के समय में फपक फपक कर रो पड़ी थी और उनके गले लग के बोली थी, माँ जल्दी आना। दोस्तों, आज की सामाजिक परिवेश पर यह कहानी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली कहानी को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जिस तरह की कहानी सुनना है हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जब तक के लिए सबको